लगे रहते हैं, मेहनत कर वे अन्न उगाते हैं, पेट सभी का भरते हैं, वो है मसीहा मेहनत का, उसको किसान हम कहते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस कल जो हमारे पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। यहाँ पहुँचने पर आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हर साल 23 दिसंबर जो कि कल है, किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। किसान देश का भविष्य होता है, जिसके बिना देश का विकास मुमकिन नहीं है। इस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की भी जयंती होती है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में उनके योगदान और किसान के कल्याण के लिए 2001 में उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य किसानों के काम और उनकी मेहनत को सम्मानित करना है और लोगों में यह जागरूकता फैलाना है कि देश के लिए किसान कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारे साथ बैठी हुई है शशि वसुंधरा मैम जो कि एमडी हैं शुगर मिल से, दीप्ति साहा जो कि रेडियो डायरेक्टर हैं रेडियो एनजीएफ पलवल से, हमारे साथ मिस्टर सुरेंद्र पाल सिंह हैं जो कि कैन मैनेजर हैं शुगर मिल से, डॉक्टर महावीर सिंह मलिक जो कि रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, हमारे साथ हैं एमएल शर्मा जी वो भी कृषि विभाग से ही हैं, हमारे साथ कृपाल सिंह हैं और शमशेर सिंह हैं जो कि सुपरवाइजर और कैन मार्केटिंग ऑफिसर हैं। सबसे पहले मैं सुरेंद्र पाल जी को बुलाना चाहूँगा, वो आपके बीच में आए और किसान दिवस पर हमारे किसानों को थोड़ा जागरूक करें, अवेयर करें। आदर और सम्मान इस मैडम जी और एनजीएफ रेडियो स्टेशन की डायरेक्टर श्री दीप्ति शाह जी और एग्रीकल्चर विभाग के रिटायर्ड जो साइंटिस्ट हैं श्री महावीर मलिक जी और श्री मनोहर लाल जी और इस मील के गन्ना उत्पादक किसान भाइयों और कर्मचारी साथियों, आज जैसा कि आपको पता है कि कल किसान दिवस है और हमारी मैडम और इस एनजीएफ रेडियो स्टेशन के द्वारा ये किसान दिवस आप लोगों के बीच में इस मील के प्रांगण में जो मनाने का निर्णय लिया हमारी मैडम ने, वो किसानों के लिए मैं आज उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये सिर्फ सोच होती है किसानों की, कुछ तो ये कहते हैं कि किसानों की कोई शिकायत आएगी या कुछ किसानों के कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, अवॉइड करते हैं, लेकिन मैडम ने एक साहसिक निर्णय लिया और आप लोगों के बीच में ये मनाने का फैसला किया। मैं इसके लिए आप लोगों की तरफ से और हमारे जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से दूंगा भी और जो डायरेक्टर है अपने एनजीएफ रेडियो स्टेशन में उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप लोगों को किसान भाइयों को ये भी आज बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से इस मील के जो रिजल्ट है इस साल बहुत अच्छे हैं। ये सिर्फ कैसे संभव हो पाया है, ये सिर्फ आप लोगों के सहयोग। हमने एक नया प्रयोग किया था इस वर्ष भाई ऑनलाइन टोकन का, क्योंकि पिछले सालों में क्या था, किसान वाले मील फैक्ट्री कुछ बंद हो गई या किसी कारण से कोई ब्रेक डाउन आ गया तो क्या था, किसान गन्ना लेके यार्ड में खड़े हो जाते थे। तो यार्ड में जैसे तोल ज़्यादा था तो यार्ड में लाइन लगती, रोड के ऊपर चले जाते, तो उसकी सुविधा आप लोगों की सुविधा, जो भी मील यहाँ नियम जो कानून जो बनाता है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों की मदद के लिए, किसानों की सुविधा के लिए बढ़ाते हैं। ये नहीं है कि किसानों को परेशान करने का कोई मकसद होता है। अब ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम बढ़ाया है तो किसानों ने एक सहयोग दिया, इसको कामयाब किया और किसानों को इसका फायदा मिल रहा है, ये आप लोगों को पता है, मिल भी रहा है फायदा उसका। और ये कोई एक तो कुछ किसान है जो अभी भी बेचारे, जैसे किसी को टोकन लगाना नहीं आता या फोन चलाना नहीं आता, वो परेशान है, वो भी समझ जाएंगे। हर चीज़ का जो भी कोई किसी का फायदा नुकसान है तो वो धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता। मैं इसके लिए भी आप लोगों का सहयोग, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस ऑनलाइन सिस्टम को भी कामयाब बनाया, जिससे आज मील को ताज़ा करना, फ्रेश करना, साफ़ सुथरा करना
ये मिल रहा है। क्योंकि यार्ड में 500 ट्राली खड़ी होगी या 300 ट्राली खड़ी होगी, ना तो कोई क्वालिटी चेक कर सकता, ना कोई किसी को कुछ कह सकता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में ही सारा समय निकल जाता है। भाई आप लाइन लगाओ, आप ये करो, आप वो करो। मैं इसके लिए आप लोगों का सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं अब आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि आगे जैसे आपका बिजाई का अब समय भी आने वाला है, अगले साल, अगले महीने से फरवरी से शुरू हो जाएगी बिजाई। तो बिजाई के लिए मैं ये जो ज़्यादातर गन्ने में जो बीमारियाँ आती हैं वो बीज से आती हैं, सीड से। मैं सभी किसान भाइयों को कहता हूँ कि अपना सीड 3 साल के बाद अवश्य बदलें, क्योंकि सीड से जो अगर आपका सीड जो है, बीज जो है स्वस्थ होगा तो आपकी फसल में कभी बीमारी नहीं आएगी, कीड़े वगैरह बहुत ही कम लगेंगे। बीज आप 3 साल में, हमारे पास MHAT प्लांट रखे हैं 2, हम निःशुल्क बिना किसी उसके 2000 रुपये भी किसान को लेबर के और तेल के देते हैं और फ्री में उसका बीज गर्म करते हैं। जो भी किसान भाई बिजाई करे, चाहे वो आधा एकड़ का चाहे वो 1 एकड़ का, सीड गर्म करा करके फाउंडेशन सीड यहाँ से ले जा करके उसको बोए और उस गन्ने को बील में ना डाले, उसको सीड में प्रयोग करें। मैं ये नहीं कहता कि जो मान ली किसी ने 20 एकड़ बोना है तो 20 के 20 सीड ट्रीट कराए, नहीं। जो सिर्फ बीज के लिए आपने जो बीज यूज करना है उसको जरूर ट्रीट करा के दो, ताकि आपका जो GST वगैरह है, रेड रॉट है, विल्ट है, ये बीमारियाँ सीड से चलती हैं। और सीड अगर आपका स्वस्थ होगा तो आपकी फसल ऑटोमेटिकली स्वस्थ होगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, और उसके लिए हम 2000 रुपये किसान को देते भी हैं। दूसरी बात, कुछ किसान भाइयों को शायद ये नहीं पता होगा कि हरियाणा सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट की बार बार यही कोशिश रहती है भी किसानों की आय दुगनी हो, किसानों की आय बढ़े, चाहे कैसे भी बढ़ाए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि हरियाणा सरकार ने केयर कमिश्नर की तरफ से भी कुछ सुविधाएं दी हैं जो शायद किसान भाइयों को ना पता हो। मैं वो आपको बताता हूँ। तो जैसे आप सीड नर्सरी कहीं से भी बीज लाओगे, चाहे किसी रिसर्च स्टेशन से, HTU से लाओ, चाहे SBI फार्म से लगाओ, चाहे आप किसी मिल के दूसरे फार्म से कोई अच्छी वैरायटी है जैसे 15023 है, ये वैरायटी लाओ, तो उसके लिए आपको ACDO से 5000 रुपये एकड़ अनुदान है। 5000 रुपये एकड़ फ्री, आपको 5000 रुपये नकद मिलेंगे अगर कोई सीड नर्सरी बनाता है नया बीज लगा करके किसी दूसरे रिसर्च स्टेशन से ला करके। और उसके लिए आपको ACDO पलवल से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये पैसा आपको 15 मार्च से पहले मिलेगा। इसके लिए आपको एक बार ACDO ऑफिस से ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराना होगा अपना नाम। और दूसरी बात ये है कि आप वाइड रो, क्योंकि जब पहले पद्धति थी बिजाई की, वह कोई बो दिया फूड के साथ फूड मिला करके, कोई 75 सेंटीमीटर, कोई इससे मतलब कोई 2.5 फीट पे, कोई 2 फीट पे, कोई 1.5 फीट पे बो रहा है, तो उसमें कीड़े बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। अब ये सरकार ये कहते हैं कि 4 फीट पे गन्ना लो, उसमें आपको पैदावार भी उतनी ही मिलेगी जितनी आप 2 फीट पे, 1.5 फीट पे लेते हो, और कीड़े बीमारी भी नहीं लगेगी। और जैसे आप 4 फीट में गन्ना लगाते हो तो आज से आप हवा के हिसाब से लगाओ, परवा पछुआ हवा, ऐसे ही आप फूड रखो ताकि हवा क्रॉस होती रहे। दूसरी, उसमें जो 4 फीट की जगह खाली है उसमें आप इंटर क्रॉप लगाओ, चाहे कोई भी इंटर क्रॉप हो। उसके लिए सरकार प्रोत्साहन कर रही है, आपको वो देती है आपको 3000 रुपये पर एकड़। अगर किसी किसान भाई ने अब ऑटम सोइंग में किसी गन्ने के साथ कोई फसल लगाई हो, इंटर क्रॉप लगाई हो, तो वो रजिस्ट्रेशन करा देना, 3000 रुपये उसको मिलेंगे सरकार की तरफ से। जैसे किसी ने सरसों के साथ गन्ना लगाया हो, या किसी ने अब प्याज लगने का टाइम है प्याज के साथ लगाता हो, किसी ने लहसुन के साथ लगाया हो, किसी ने धनिए के साथ लगाया हो, तो वो भाई 3000 रुपये सरकार देती है उसको। वो रजिस्ट्रेशन करा के ये प्राप्त कर देगा। ये जो बजट है ये तकरीबन लैप्स होता है और ये उल्टा जाता है, किसानों को पता नहीं होता इस बात। हमारे पास 1000 एकड़ की बिजाई आई है अब तक, लेकिन शायद किसी किसान ने ना अप्लाई किया हो पैसे लेने के लिए, उसको पता नहीं है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये चाहे हमारे पास आ जाना, हम रजिस्टर्ड करा देंगे
एसीडीओ, ये सरकार का पैसा है और सरकार किसानों के लिए, आप इसका फायदा उठाएं। तीसरा है सिंगल बर्ड। सिंगल बर्ड क्या है? पहले तो 2-2, 3-3 आँख के टुकड़े किसान लगाते हैं, एक बार काट दिया और वो डाल दिया और वो हो गया। अब सरकार ये कहती है कि आप एक सिंगल बर्ड, पूरा करना नहीं है, आप एक उसमें से बर्ड निकाल लो भाई, जो आँख है उसको थोड़ा सा आगे से थोड़ा सा पीछे काट दो, एक सिंगल आँख से लगाओ, आपका 10 क्विंटल में गन्ना पुएगा। 10 क्विंटल, बाकी का गन्ना मिल में डाल दो और उसको आपकी जो सीड 35 क्विंटल लगता है वो 10 क्विंटल में किला पुएगा। वो उस तकनीक से आप बिजाई करो, वो भी आपको 3,000 रुपये जो सरकार है वो दे रही है सब्सिडी के रूप में। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैंने ये बताया। बाकी किसी भी किसान को कोई किसी भी किस्म से कोई सुविधा लेने में बिल की तरफ से या सरकार की तरफ से, वो हमारे से संपर्क कर सकता है, हम उसकी पूरी मदद करेंगे। बाकी मैं यहाँ आज और साइंटिस्ट बैठे हैं जो आपको खेती बाड़ी के बारे में भी बताएंगे, डॉक्टर महावीर है, मनोहर लाल जी है। तो मैं अपनी यहीं आप सबका और हमारी मैडम का और डायरेक्ट NGO का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम को यहाँ करने के लिए। धन्यवाद। जुड़े और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी आपने साझा की, शेयर की। हम भी आपको बताना चाहेंगे कि पलवल शुगर मिल आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है और तत्पर रहेगा। अब मैं बुलाना चाहूँगा मनोहर लाल शर्मा जी को, मैं आपके बीच बुलाना चाहूँगा और एक ड्रिप सिस्टम के बारे में वो थोड़ा आपको अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे। GM शुगर मिल, NGF रेडियो डायरेक्टर पलवल और किसान भाइयों, पहले तो सभी को कल किसान दिवस पर पहले ही अग्रिम बधाइयाँ। और साथियों, मैं कृषि विभाग से रिटायर्ड हुआ, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर से, और अब मैं एक भारत सरकार की योजना है अटल भूजल योजना, जिसमें कृषि सलाहकार या कृषि एक्सपर्ट के पद पर कार्य कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए, सबसे मुख्य उद्देश्य इस योजना का ये है कि भाई कैसे हम घटते हुए पानी को बचाएं। मुख्य रूप से जो हमारा भूजल दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है उसको कैसे रोका जाए। और उसमें देखिए, कृषि में इस्तेमाल होने वाले पानी का ज़्यादा भागीदारी है। जितना हम कुल पानी का इस्तेमाल करते हैं उसका 80% हम कृषि में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें पानी बचाने के लिए मैं आपको ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। ये योजना शुरू हुई 23 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया, और इसमें किसानों के फायदे के लिए कई स्कीमें हैं जिनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए, गन्ना हमारी सबसे मुख्य फसल है अब इस एरिया की, और गन्ने में अगर हम ड्रिप सिस्टम सिंचाई का लगाएं तो इससे हम 70 से 80% तक पानी बचा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कि जितने पानी से हम 1 किले की सिंचाई करते हैं उससे हम 4 किले की सिंचाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार आपको 100% अनुदान दे रही है, 100%। और साथियों, इस ड्रिप सिस्टम से गन्ना लगाने से, क्योंकि ड्रिप के द्वारा सिर्फ जड़ क्षेत्र में ही पानी बूंद बूंद करके गिरता है, तो जमीन एक तो बैठती नहीं है, पट नहीं होती है। जो हम खुले नाके से पानी देते हैं तो वो बैठ जाती है, एयरेशन उसमें रुक जाता है, और एयरेशन रुकने से जड़ों का सही विकास नहीं होता। और जो हमारे भूमि के अंदर सूक्ष्म जीवाणु जो हमारे जमीन में मौजूद तत्वों को घुलनशील बनाने का काम करते हैं, उनकी क्रिया प्रणाली भी रुक जाती है। तो इसलिए साथियों,
सीधा पानी ना लगाकर अगर ड्रिप सिस्टम से लगाएं तो गन्ने की 25 से 30% पैदावार किले में बढ़ जाती है। यानी यूँ कहिए कि एक किले में अगर 300 कुंटल गन्ना होता है, जो आमतौर पर हमारे एरिया में हो रहा है, तो 70 कुंटल गन्ना और एक्स्ट्रा आपका होगा, 370 कुंटल गन्ना पैदा होगा। और 70 कुंटल गन्ने का आज के रेट में कम से कम 21-22 हज़ार रुपये का वो हो जाता है। और साथ ही साइंसदानों का ये भी अनुमान है कि भाई 1% शुगर रिकवरी भी बढ़ जाती है। तो क्यों ना हम इस स्कीम को अपनाएं। तो मेरी आप किसान भाइयों से करबद्ध प्रार्थना है कि भाई इस योजना का लाभ उठाइए, अपनी पैदावार बढ़ाइए और शुगर मिल की रिकवरी भी बढ़ाइए। आप सबके सहयोग से और शुगर मिल की जीएम महोदया के कुशल नेतृत्व से आज आपकी शुगर मिल हरियाणा में रिकवरी में इस टाइम टॉप पर है। तो क्यों ना इसको और हम आगे ले जाएं, ड्रिप सिस्टम अपना। एक इसी तरह एक हमारा सिंचाई का तरीका है फुहारा सिस्टम। फुहारा सिस्टम पर भी सरकार की तरफ से 100% अनुदान। देखिए, ड्रिप सिस्टम तो जो लाइन में बोई जाने वाली फसलें हैं उनमें कामयाब है, और फुहारा सिस्टम किसी तरीके की भी फसल में कामयाब है। ड्रिप सिस्टम तो आपका गन्ने में, सब्जियों में, कपास में, सरसों में, बाजरे में, जो फसलें हम लाइन में लगाते हैं उनमें बहुत बेहद काम है। और फुहारा सिस्टम जैसे गेहूं में, धान में, और करनाल के कई किसानों ने तो ड्रिप से धान भी पैदा किया। तो साथियों, सिंचाई के इन दोनों सिस्टमों पर सरकार की तरफ से अटल भूजल योजना के तहत 100% सब्सिडी है। 100% सब्सिडी आपने बहुत कम सुना होगा। मात्र जीएसटी के पैसे आपको देने हैं। जो 1 एकड़ पर ड्रिप में 9,000 रुपये के आसपास बनता है, और फुहारा सिस्टम में 6,000 के आसपास बनता है। जो भाई लगाना चाहें मेरा नंबर नोट करें। मेरा नंबर नोट कर लो, 7988 596289। शुगर मिल स्टाफ ने और हमने मिलकर पीछे गांव-गांव जाकर कैंप लगाए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई इन ड्रिप सिस्टम को अपनाइए। आगे से सरकार ये भी मन बना रही है कि भाई गन्ना बोने वाले किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए ड्रिप सिस्टम को। जब अनिवार्य कर दिया जाएगा तो आपको पर्ची उन किसानों को मिलेगी जिनको जो ड्रिप लगाएंगे। वो समय आए उससे पहले क्यों ना हम सब्सिडी का फायदा उठाएं। हो सकता है आगे सब्सिडी भी कम हो जाए। जिस भाई को देखना हो देख सकते हैं। हमने 4 एकड़ तो आपके पड़ोस में यही अटोहा गांव में लगाई है। अर्जुन सिंह है एक, उनके यहाँ फूलों की खेती करते हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। फुहारा सिस्टम के लिए हमने मडौरी में, टहरकी में, पारौली में, काफ़ी एरिया में वो लगाया है। इन्हीं शब्दों के साथ बात कोई पूछना चाहे कोई पूछ सकता। आपसे अनुरोध और अपील करना चाहेंगे कि आप ड्रिप प्रणाली जो है उसे ज़रूर अपनाएं। जल बचाएं, जल है तो कल है। और जैसा कि एमएल शर्मा जी बात कर रहे थे कि 100% सब्सिडी जो है वो ड्रिप सिस्टम पर दी जा रही है। अब मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर महावीर सिंह मलिक जी को, जो किसान दिवस पर आपके साथ जुड़ेंगे और आपको जागरूक करेंगे, अवेयर करेंगे पराली को लेकर। आपको बताएंगे कि कैसे पराली को हम ना जलाकर उसका कृत्रिम खाद या उसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं। धन्यवाद। आज के इस राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता शुगर मिल पलवल की
प्रबंधक निदेशक मैडम शशि वसुंधरा जी, एनजीएफ कॉलेज से रेडियो डायरेक्टर दीप्ति प्रभाकर जी, योगिता जी, अपने मिल के एन मैनेजर योगेंद्र पाल जी, अपने श्री मनोहर लाल शर्मा जी जो भी आपको ड्रिप इरीगेशन के बारे में बता कर गए हैं, अपने शमशेर सिंह जी, शुगर मिल का सारा स्टाफ और धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करने वाले किसान बंधुओं, स्वागत है आपका किसान दिवस के अवसर पर। मैं नारा बोलूंगा, जय जवान, आप कहेंगे जय किसान। जय जवान, जय जवान। ये नारा स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वो कहा करते थे कि जैसे सीमा पर सेना देश की रक्षा करती है, सैनिक देश की रक्षा करता है, उसी तरीके से देश की समृद्धि और अन्न खिलाने वाला किसान अन्नदाता, वो भी देश को सुदृढ़ता के लिए सबसे जरूरी है। और इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाया आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो प्रधानमंत्री रहे देश के, वो भी कहा करते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता किसान के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, गरीब की झोपड़ी से होकर देश की समृद्धि निकलती है। उसी महान नेता के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर 1902 को उनका जन्म हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में 2001 से राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है ये दिन। उन्हीं के सम्मान में अपने जो कृषि विश्वविद्यालय हिसार है उसका नाम भी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार रखा गया। वो किसानों के मसीहा समझे जाते थे और उन्होंने किसानों के लिए ऐसे काम किए कि एक नींव डाल दी कि आगे आने वाली सरकारों को भी उसी रास्ते पर चलकर किसानों की समृद्धि के लिए काम करना पड़ेगा। और इसी दिशा में वर्तमान सरकार की तरफ से भी बहुत कार्य किसानों के लिए किए जा रहे हैं। जैसे शुरू में एक योजना आई थी कि भूमि स्वास्थ्य कार्ड के किसान की मिट्टी का परीक्षण भी उसी आधार पर किया जाना चाहिए जैसे हम अपने रक्त की जांच कराते हैं। उसके बाद फसल बीमा योजना आई कि कई तरह की आपदाएं किसान के खेतों पर आती हैं, वो देखता रह जाता है तो उसे सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। फिर देखा गया कि किसान को थोड़ी आर्थिक सहायता दी जाए तो उसके लिए किसान समृद्धि योजना चालू की गई। और आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में ये गन्ना मिल एकमात्र गन्ना मिल है 3-4 जिलों के बीच में। इसकी पेराई अक्षमता इस बार अपनी जो इसकी कैपेसिटी है 2200 TCD के, वो लगभग उसी के आसपास चल रही है। और इसी के साथ ही जैसा अभी शर्मा जी भी बता रहे थे कि रिकवरी भी 10.5% से ज़्यादा आ रही है। इसके लिए अपने मिल प्रबंधक शशि वसुंधरा जी और मिल के सारे स्टाफ को धन्यवाद और आपसे निवेदन एक बार जोरदार तालियां बजाने के लिए। वास्तव में एक बहुत बड़ा सुधार प्रबंधक निदेशक और सारे मिल के कर्मचारियों ने मिलकर ये तय किया है कि किसान की समस्या मिल के प्रति न आए, तो उसे अच्छा अंजाम देते हुए इस बार ये मिल कीर्तिमान स्थापित करेगी। किसान भाइयों, एक जमाना था जब हम बाहर से अनाज मंगाया करते थे। PL 480 के अंतर्गत 1 करोड़ टन अनाज लगभग मंगाना पड़ता था। शर्मिंदगी आती थी जब दूसरे देशों के सामने कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ता था। डॉक्टर स्वामीनाथन और हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों का सहयोग लेकर इस बीड़े को उठाया। आज आप लगभग 33 करोड़ टन अनाज पैदा करते हैं और संसार के लगभग 40 देशों को अनाज निर्यात आप करते हैं। हमारे किसान में और आप में एक ताकत है कि भारत का किसान सारे संसार को अनाज खिला सकता है। जब भी हम खाना खाते हैं, क्योंकि आदमी की पहली आवश्यकता अन्न है, तो किसान की तरफ ही ध्यान जाता है कि धन्य हो अन्नदाता, तो कितनी कड़ी मेहनत करके सर्दी और गर्मी को सहन करता हुआ भी
रात दिन खुद भूखा रहकर दूसरों को खाना खिलाता है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज एक बहुत ही सुंदर आयोजन एनजीओ रेडियो और शुगर मिल पलवल की तरफ से आयोजित किया गया। एनजीओ रेडियो भी अपना एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किसानों के लिए रेडियो एनजीएफ के माध्यम से चलाता रहता है। उसी के साथ ही उसके अपने जो सीईओ हैं श्री अश्विनी प्रभाकर जी, कई बार वैज्ञानिकों को बुलाकर भी वहाँ किसानों से रूबरू कराते हैं कि इनकी समस्याएं ना आए। और उसी तरीके से शुगर मिल पलवल में मैडम शशि वसुंधरा जी के बारे में तो कहना भी अतिशयोक्ति होगी कि वो भी प्रयासरत रहती हैं कि हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं और जो उनकी समस्याएं हैं उनका निदान हो, किसानों का सम्मान हो। किसान दिवस मनाने का उद्देश्य भी यही है कि किसानों की बातों को सुना जाए और किसानों को जो नई तकनीक है उन्हें किसानों तक पहुंचाया जाए। आज गन्ना मिल में किसान भाई आप गन्ने की बिजाई यहाँ पर करते हैं और गन्ने की पैदावार आप 300 सवा 300 कुंटल प्रति एकड़ औसत पैदावार लेते हैं। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं और आप भी देखते हैं हमारे कई प्रगतिशील किसान हैं जो 500 से 600 कुंटल गन्ना प्रति एकड़ आराम से ले लेते हैं। तो क्यों ना हमारे सारे किसान भाई इस तरफ बढ़े कि हमारे गन्ने की पैदावार और हमारे गन्ने का उत्पादन बढ़े। अब तक हम एक वैरायटी को लगाते आ रहे हैं CO 0238। रिकवरी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस किस्म ने किसानों को भी उभारा है और उसी के साथ शुगर मिल को भी उभारा है, क्योंकि इसकी रिकवरी भी बहुत अच्छी थी। जहां हम पछेती बिजाई करके मात्र 200 से सवा 200 कुंटल पैदावार पछेती बिजाई में ले पाते थे, इस किस्म ने वो करके दिखाया कि 400 से 450 कुंटल तक पैदावार इस किस्म ने थी। लेकिन एक समय के साथ एक वैरायटी का यौवन घट जाता है। ये वैरायटी बीमार हो चुकी है, कई तरह के कीड़े और बीमारियां इस किस्म ने पकड़ लिए हैं। इसलिए हमें रास्ता भी चुनना होगा और हमारे वैज्ञानिकों के सामने भी एक चुनौती है कि हमें इस तरह की एक नई किस्म किसानों को देनी होगी ताकि उनका उत्पादन भी बढ़े और शुगर मिल्क का भी उसमें जो रिकवरी आती है वो भी उसमें उतनी ही अच्छी हो जितनी इस किस्म के अंदर थी। तो इसके लिए CO 15023 किस्म को रिकमेंड किया जा रहा है शुगर मिल्क की तरफ से। देखा भी गया है कि ये किस्म अच्छी पैदावार देती है, समय के साथ किस्में अनुकूल हो जाया करती हैं। अभी इसमें थोड़ा सा मात्र एक गिरने की समस्या छोटी सी कई बार आ जाती है, यदि समय से इसकी बंधाई कर दी जाए तो उससे निजात मिल जाती है। रोग कीड़े जैसा कि पोका बोइंग की समस्या CO 0238 में सबसे ज़्यादा है, तो वो समस्या इस वैरायटी के इस किस्म के अंदर नहीं आती है। तो हमें इस किस्म को भी अपनाकर हम अपने उत्पादन को बदलाव लाएं। एक जैसा कि अभी अपने यहाँ के CM साहब बता रहे थे, कैन मैनेजर साहब ने भी आपके सामने जिक्र किया था, कुछ बातें हैं कि हम केवल सीधे एकदम रासायनिक दवाइयों के ऊपर चले जाते हैं और जिसका दुष्प्रभाव हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा दुष्प्रभाव आ रहा है। मानव आदमी के अंदर तरह तरह की बीमारियां कि कहते हैं कि रात को सोता सोता ही रह गया जी, पहले हार्ट फेल अटैक होते थे, अब फेल ही होने शुरू हो गए। किसी को अधरंग हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी को किडनी की समस्या है, किसी को कैंसर है। ये रासायनिक दवाइयों का और प्रदूषण का ही करिश्मा है सारा। तो इससे हमें बचाव भी लेना होगा ताकि इनका हम केवल ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें, कम से कम इस्तेमाल करें। तो कुछ तकनीक है ऐसी, जैसे यांत्रिक विधियों में हम चले जाएं तो सबसे पहला तरीका है कि रोगिंग, छटाई करते हैं हम जहाँ भी हमें इस तरह की कीड़े या बीमारियाँ दिखाई देते हैं। गन्ने के अंदर यदि हमारा किसान भाई जुलाई और अगस्त के महीने में बीमार पौधों को, गन्ने के या कीड़ाग्रस्त पौधों को, जैसे कि गन्ने में गुरदासपुर बोरर की बीमारी आती है तो ऊपर अगोले के नीचे कट लगाता है, ये कीट झटके से देते ही टूट जाता है। यदि इसकी छटाई हम कर दें या जहाँ पर रेड रोड की लाल गल सड़न का कीट कहीं पर गन्ना दिखाई देता है उसे हम गन्ने से निकाल दे खेत से, तो इनके ऊपर काफी नियंत्रण किया जा सकता है। इसी तरीके से
सरसों के अंदर चेपा दिखाई देता है कहीं कहीं, जैसे मौसम अच्छा चल रहा है, यदि कहीं छुटपुट दिखाई दे तो पहले बारिश तरफ आएगा, तो उन इस तरह के जो एक दो फूल हैं उन्हें तोड़कर यदि मसल दे तो बढ़ाव को रोका जा सकता है। गेहूं के अंदर कंडवा की बीमारी आती है, उसे भी यदि ढककर खेत से निकाल दें तो उससे आसानी से बचाव किया जा सकता है। इसी तरीके से फिर बात आती है कि बीज उपचार की। गेहूं में हम सिफारिश करते हैं कि कंडवा से बचाव के लिए, गेहूं में कंडवा और ये फुली कंगियारी आती है या पत्तियों की कंगियारी आती है या करनाल बंट की बीमारी आती है, उसके बचाव के लिए या तो रैक्सील दवाई की सिफारिश करते हैं या फिर कार्बेंडाजिम दवाई 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से सिफारिश करते हैं। लेकिन बिना दवाई का भी इलाज है। हमारे किसान भाई यदि जब अपना गेहूं उठाते हैं मई के महीने में गेहूं की थ्रेसिंग करने के बाद में आप जो बीज के लिए अपना अनाज गेहूं रख रहे हैं उसे आप गर्म धूप उपचार से इस बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। उसके लिए हम इसका कुछ ऐसा निस्तारण करें, क्योंकि किसानों के जिम्मे भी ये समस्या आती है। वैसे तो यातायात, उद्योग बहुत इसके कारण है, लेकिन हम किसान भाई क्यों ना इसका एक ऐसा प्रयास करें कि हमारी आमदनी भी उससे बढ़े और इसकी समस्या का भी निदान हो जाए। वैसे हमारे किसानों ने इसका निदान ढूंढा भी है कि ज्यादातर वो 1509 किस्म की बिजाई करने लगे, अगेती कटाई हो जाती है तो पराली का भी वो ठीक से प्रबंधन अलग से कर लेते हैं। क्योंकि पराली जलाने से एक समस्या आती है कि जलाने के बाद में यदि 1 टन पराली को हम जला दें तो लगभग 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाती है, उसके साथ ही 200 किलोग्राम के लगभग राख पैदा होती है, और जिसे हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, पीएम पार्टिकल, वो भी लगभग 2 किलोग्राम प्रति टन के हिसाब से हवा में मिल जाते हैं। तो जिसकी वजह से पर्यावरण पूरे तरीके से प्रदूषित होता है। दूसरे हमारे खेत में जहां हम पराली जलाते हैं वहां पर कई तरह के मित्र कीट होते हैं जो जलाने से मर जाते हैं, और उसी के साथ ही जमीन के ऊपर पड़े हुए जो पोषक तत्व हैं वो भी काफी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। 1 टन पराली से लगभग 4 किलोग्राम नाइट्रोजन और उसी के साथ ही लगभग 2 किलोग्राम फास्फोरस और 11 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से यदि हम उसे या तो हम बायो टीका लगाकर, उसका बायो डिकम्पोजर आता है एक टीका, उसे उसके ऊपर खेत में फैलाकर छिड़काव कर दें और सिंचाई कर दें तो उससे भी वो जल्दी गल जाती है। या पराली को खेत में फैलाकर उसके ऊपर हम 15 किलोग्राम यूरिया डाल दें और उसकी सिंचाई कर दें तो 15 दिन के बाद में फिर हम उसे हैरो चलाकर या रोटावेटर चलाकर उसे मिला सकते हैं। यह एक तरीका जो वैज्ञानिकों ने सुपर सीडर का निकाला है कि सुपर सीडर से हम धान के खड़े पानों में भी बिजाई करके आराम से गेहूं की उतनी ही पैदावार ले सकते हैं जितनी कि हम जुताई करके। पहले एक जमाना था जब ये कहते थे कि गेहूं का खेत इतना तैयार होना चाहिए कि मिट्टी का घड़ा सिर से डाल दें, नीचे तो टूटे नहीं। उसके बाद में फिर जमाना आया कि कम से कम जुताई, और अब जमाना है शून्य जुताई, कोई जुताई की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक समस्या आई थी सुपर सीडर से जहां बिजाई की किसानों ने कि गिडार जो धान में स्टेम बोरर की लगती है, तना छेदक की, उसकी सुंडियां कई बार गेहूं के ऊपर अटैक करने लगी बिजाई के बाद में। तो उसके लिए भी किसानों को सुझाया गया कि 1 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 किलो रेती में मिलाकर सारे खेत में एक साथ बिखेर दें तो वहां पर इस कीट का भी आक्रमण नहीं होगा। एक समस्या गेहूं में और भी कहीं जहां तहां दिखाई दी है इस बार कि गेहूं बिजाई के तुरंत बोने के बाद में, सिंचाई से पहले भी और ज्यादातर सिंचाई के बाद गेहूं पीला पड़ना शुरू हो गया है। ये समस्या ज्यादातर आई किसानों की। तो ये समस्या 2-3 कारण है। इसके एक कारण तो यह भी हो सकता है कि हमारा किसान ज्यादातर बिजाई के समय पर नाइट्रोजन वाली खाद का इस्तेमाल नहीं करता, यूरिया नहीं डालता, डीएपी डालता है, सिंगल सुपर फास्फेट डाल देता है या जिंक का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन वैज्ञानिक ये सलाह देते हैं कि हम जैसे गेहूं में कहते हैं कि 60 किलो शुद्ध नाइट्रोजन प्रति एकड़ के हिसाब से डाली जानी चाहिए और उसकी आधी मात्रा बिजाई के समय पर दें, यानी कि लगभग 60 से 65 किलोग्राम यूरिया बिजाई के समय पर डालें यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि बिजाई पर डीएपी डाल रहे हैं तो 45 किलोग्राम यूरिया बिजाई के समय पर ही आ जाना चाहिए।
नहीं तो आपकी फसल पीली पड़ेगी। कारण क्या है कि फसल के जो अवशेष और ठूंठ खेत के अंदर खड़े हुए हैं, वो जब गलेंगे खेत में तो उन्हें गलाने वाले बैक्टीरियाओं को भी नाइट्रोजन चाहिए, उनकी खुराक है वो जमीन की नाइट्रोजन को भी ले लेते हैं। तो हमारा पौधा 1 महीने तक भूखा रहता है, क्योंकि फिर हमारी नाइट्रोजन देने की बारी पहली सिंचाई के आसपास आती है। तो इसलिए पहले आप नाइट्रोजन वाली खाद डालें, जहां नहीं डाली वहां भी ये समस्या आई। जमीन में क्योंकि 17 पोषक तत्व चाहिए, उनमें से एक सूक्ष्म पोषक तत्व मैग्नीज भी है, तो उसकी कमी भी जहां तहां खेतों में दिखाई देना शुरू हो गई है। पत्ती ऊपर से सफेद सा और पीली सी होती है और नीचे तक पीली होती चली जाती है। उस समस्या के निदान के लिए 1 किलो मैग्नीज सल्फेट, उसके साथ में 2 किलो यूरिया 200 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर देंगे। ये पहले पानी लगाने से ही पहले करना है छिड़काव, बाद में भी छिड़काव कर सकते हैं। और एक समस्या जो पीलेपन की आती है, वो कई बार जिंक की कमी से भी आती है। जिंक या तो आपने डाला है तो जिंक की जितनी एडल्ट्रेशन जिंक में हो रही है, जितना ये कह सकते हैं नकली जिंक बाजार में बिकता है, इतना कोई खाद नहीं बिकता है। इसलिए इसमें सावधानी रखने की जरूरत है। विश्वसनीय जो संस्थाएं हैं, इफ्को है, क्रिप्को है, एनएफएल है, या जहां से भी आपका विश्वास हो वहां से लें, रसीद उसके साथ में लें। और जिंक को भी बिजाई के समय पर डाला जाता है। यूरिया डीएपी को पोर कर देते हैं, पोटास वाली खाद को भी पोर कर लगाते हैं। जिंक को बिखेर कर देना चाहिए। जिंक और यूरिया को मिट्टी में मिलाकर जिंक को बिखेर दें, यूरिया को खाली बिखेर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप गेहूं की बिजाई कर दें, आखिरी जुताई पर इन्हें डाल सकते हैं। कई बार किसानों की सब बात आती है कि जी नाइट्रोजन वाली खाद का इस्तेमाल पानी से पहले करें या पीछे करें। जहां पर आपकी अच्छी जमीनें हैं, वहां पर दोमट मिट्टी है, नाइट्रोजन वाली खाद का इस्तेमाल आप पानी लगाने से पहले कर सकते हैं। जहां पर रेतीली मिट्टी है, वहां पर पानी लगाने के बाद आप खाद दें, ताकि उसका लीचिंग होकर उसका जमीन में नुकसान न हो। और नाइट्रोजन वाली खाद को डालते समय, चाहे वो गन्ना है चाहे वो गेहूं है, इस बात का ध्यान रखें कि गेहूं की बिजाई, गेहूं की फसल तो लगभग सर्दियों में ही तैयार हो जाती है और खाद भी सर्दियों में डालने की बारी आती है। तो इसमें आप दोपहर बाद डालें, ओस उतरने के बाद डालें। लेकिन गर्मियों में दोपहर के समय कभी भी यूरिया वाली खाद का इस्तेमाल, नाइट्रोजन वाली खाद का इस्तेमाल खेत में बिखेर कर न करें, नहीं तो आधी से ज्यादा नाइट्रोजन उड़ के खराब हो जाती है। चाहे वो कीड़ा बीमारी या कोई उर्वरक हो, उसके वहां भी उसे नहीं डालते। उसके लिए गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, केंचुआ खाद, शुगर मिल की मेली, इनका इस्तेमाल करते हैं, या जीवाणु टीकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैविक खेती में भी एक समस्या किसान के सामने आने लगी कि हमारा उद्देश्य था कि किसान की आमदनी बढ़े, उसका खर्चा घटे। लेकिन जो जैविक वाले हैं, उन्होंने भी जो जैविक तैयार करते हैं, जैविक खाद ले जाओ या जैविक दवाइयां ले जाओ, वो इनसे भी महंगी होगी जो रासायनिक दवाई थी, तो किसान का खर्चा घटा नहीं। फिर एक तीसरी विधि आई, प्राकृतिक कृषि विकास योजना के अंतर्गत सरकार भी उस पर काफी प्रयास कर रही है कि हमारे किसानों से अपनाएं। यह है प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती। आप 1 एकड़ में एक करके हर किसान भाई इसकी तकनीक को अपनाकर जरूर देखें। केवल देसी गाय के ऊपर आधारित ये खेती है, प्राकृतिक खेती, जिसमें किसान का कोई खर्चा नहीं होता। बाजार से उसे कुछ खरीदना नहीं है, उसे सारा जो कुछ इसमें लागत आती है वो अपने घर ही पैदा करता है किसान। एक देसी गाय से आप 30 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं, और जैविक खेती में आप 30 पशुओं से 1 एकड़ की खेती कर सकते हैं। देसी गाय की चर्चा इसलिए होती है कि देसी गाय के गोबर में जो जमीन को खुराक देने वाले जीवाणु हैं, 1 ग्राम में 300 से 500 करोड़ संख्या होती है उनकी। और जब उन्हें हम उनका कल्चर तैयार करते हैं, उनसे जीवामृत तैयार करते हैं, तो उनकी संख्या बढ़कर अरबों खरबों हो जाती है, जो जमीन में जाकर रसोइयों का काम करते हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि धान में 60 किलो, गन्ने में 60 किलो, और उसी के साथ गेहूं में 60 किलो ना। तो इसीलिए प्राकृतिक खेती में क्या है कि प्राकृतिक खेती में 1 दिन का गोबर और गोमूत्र, गाय 1 दिन में लगभग 10 लीटर गोमूत्र करती है और 10 किलो गोबर देती है। गोमूत्र इकट्ठा करने के लिए किसान जहाँ पशु बांधते हैं वहां पर थोड़ा ढलान दे दे, लाइनिंग डाल दे पक्का करके, एक कोने में एक बाल्टी नुमा गड्ढा कर दे, अपने आप पेशाब इकट्ठा उसमें होता रहेगा।
गोबर रोज गाय करती ही है। गोबर चाहे कि गोबर ताजा होना चाहिए, गोमूत्र कितना भी पुराना हो तो भी काम चल जाएगा। 10 किलो गोमूत्र ले लें, 10 किलो गोबर ले लें, 200 लीटर के ड्रम में उसे डाल दें। उसके साथ में 1.5 से 2 किलो गुड़ और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का आटा या बेसन उसमें मिला दें। किसी भी पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी उसमें डाल दें और एक डंडे से तने को सीधी दिशा में उसे 5 मिनट सवेरा 5 मिनट शाम को चलाते रहें। 6-7 दिन में जब उसका रंग मटमैला सा होना शुरू हो जाता है तो समझ ले आपका खाद तैयार है। तो उसे आप पलेवा पर लगा सकते हैं और फिर जब भी आप पानी लगाएं उसके साथ लगा सकते हैं। इसे हम जीवामृत कहते हैं। ये खाद आपका तैयार हो गया। इसके साथ ही घन जीवामृत भी तैयार करते हैं। आपके पास फालतू गोबर है तो 1 कुंटल गोबर ले लें, उसमें 10 लीटर गोमूत्र मिला लें, 2 किलो गुड़ मिला लें, 2 किलो बेसन मिला लें, एक मुट्ठी मिट्टी मिला लें और उसे अच्छे तरीके से गूंथ कर छाया में उसे सुखा लें। पीट कर उसे बारीक करके रख लें। तो जब भी यूरिया की तरह आपको कहीं ये लगे कि खेत में पीलापन है, उसका पानी सिंचाई लगाते समय उसका बिखराव कर दें तो उससे आपकी जो खाद की पूर्ति हो जाएगी। जैविक खेती में एक समस्या थी कि वैज्ञानिक कहते हैं, आप भी कहते हैं कि पहले 2-3 साल पैदावार कम आती है, जबकि प्राकृतिक खेती यदि आप करते हैं तो आपकी पैदावार पूरी आएगी। 1 दिन के गोबर और गौमूत्र से आपकी 1 एकड़ की खेती हो गई, 30 दिन के गोबर और गौमूत्र से 30 एकड़ की खेती हो गई। साल में 12 महीने होते हैं, एक खेत को 12 बार इस खाद से आप सिंचित कर सकते हैं। और इसमें करिश्मा क्या है कि इसके अंदर वो सारे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उन्हें घुलनशील बनाकर फसलों को उपलब्ध कराते हैं। हमारी जमीन अन्नपूर्णा है, सारे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है, लेकिन घुलनशील दशा में पड़े हैं। यदि आप इस तकनीक को अपनाएंगे तो ये जमीन में जाते ही, ये घोल लिखते ही ये खाद का काम करना, रसोई का काम करना शुरू कर देते हैं, खाद पौधों के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। के सारे स्टाफ और अपने एनजेएफ रेडियो की डायरेक्टर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज किसान दिवस के अवसर पर रखकर आपने यहाँ पर किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया। धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और इतनी ढेर सारी जानकारियां आपने हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की, शेयर की। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मलिक साहब ने हमारे साथ बात की गन्ने की खेती को लेकर, पराली को लेकर, और एमएल शर्मा जी ने बात की ड्रिप सिस्टम को लेकर। कल हमारे सारे देश में किसान दिवस मनाया जाएगा और आज हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं किसान दिवस को मनाने के लिए, जिसमें विशेष सहयोग रहा है शुगर मिल एमडी शशि वसुंधरा मैम का और रेडियो एनजीएफ पलवल का। मैं शुगर मिल पलवल से आपके बीच बुलाना चाहूंगा मिस्टर कृपाल सिंह को, जो आपके साथ जुड़ेंगे और किसान दिवस पर एक्सपर्ट्स की तरह आपको कुछ अच्छी और नई जानकारियां साझा करेंगे, शेयर करेंगे। तुम सम्मान के योग्य माननीय एमडी महोदया जी, एनजीएफ महोदया, उनका स्टाफ, शुगर मिल स्टाफ एवं बाहर से आए हुए डॉक्टर साहिबान, किसान भाई, कर्मचारी साथी, मैं आपको थोड़ा सा गन्ने के बीज के बारे में ही बता पाऊंगा। गन्ने का बीज, हमें गन्ने के बीज को ऊपर का 1/3 बीज लेना चाहिए जी। जब मिल चल जाती है फरवरी मार्च के महीने में, नीचे का 2/3 जो गन्ना होता है उसको हम मिल में डाल सकते हैं, 1/3 को हम बीज में इस्तेमाल करें। उसमें ये मान लो कि आपका जर्मिनेशन 100% होगा, जबकि गन्ने की फसल में कभी भी 100% जर्मिनेशन नहीं होता है, सिर्फ 60 या 70% रह जाता है। यदि हमारा बीज अच्छा होगा तो ही हमारी पैदावार पूरी होगी, नहीं तो हमारी पैदावार वही हल्की रहती चली जाएगी। तो सबसे पहले फोकस हमारा बीज के ऊपर होना चाहिए, हम बीज ऊपर से लें। दूसरा, MHT प्लांट से जो बीज गर्म होकर जाता है उसी में से ही लें, चाहे किसान 1 बीघे का करवाओ चाहे 2 बीघे का, जितना भी किसान उसको गर्म करवावे अपने खेत में ज़रूर बोए उसको, या किसी भी दूसरे को दे दे, या हमें लेना भी हो तो किसी ऐसे किसान से ही बीज लें जो कि MHT से गर्म होकर के निकले यहाँ से। दूसरा, बीज को बेवेस्टीन से ज़रूर ट्रीट करें, वो भी एक ज़रूरी है। फंगस आती है और फंगस
जब लगती है तो फिर उसका वो नहीं होता है, पेशाब रुक जाता है, नहीं होगा पेशाब, आँख खत्म हो जाएगी। दूसरा, भूमि भी उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लोरोपायरीफॉस दानेदार 8 kg जो अब तक भी हमारी मिल में है उसको ज़रूर डालें। यदि जहाँ पे दीमक हो वहाँ तो 100% ज़रूर डालें। तो मेरा अनुरोध है किसान भाइयों से, अब इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर ज़रूर करें और हमारी पैदावार ज़रूर बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी पैदावार। धन्यवाद, नमस्कार। अंत में मैं शुगर मिल एमडी शशि वसुंधरा मैम को बुलाना चाहूँगा और तालियों के साथ उनका स्वागत भी करेंगे। मैम, आप हमारे साथ आएँ और थोड़ा किसान दिवस पर किसानों से बातचीत करें और उनको थोड़ा जागरूक करें, अवेयर करें। यहाँ पर उपस्थित सभी किसान भाई, मंच पर आसीन सभी गणमान्य जनों को, आप सभी को राष्ट्रीय किसान दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करती हूँ हमारे रिसोर्स पर्सन श्री मनोहर लाल शर्मा जी, श्री डॉक्टर महावीर मलिक जी, जिन्होंने बड़े ही सरल परंतु विस्तृत तरीके से आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी सूचना साझा करी। उसके लिए बहुत बहुत आभार। और इस प्रोग्राम को जो आज हमने सेमिनार आयोजित किया है, इसके लिए मैं विशेषकर एनजीएफ कम्युनिटी रेडियो के रेडियो डायरेक्टर दीप्ति जी, इनकी समस्त टीम का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पर मिल के साथ सहयोग कर इस प्रोग्राम का सफल आयोजन किया। इसके लिए मेरी टीम भी बधाई की पात्र है, जिन्होंने बड़े तत्परता से इस प्रोग्राम को करने का लिया जिम्मा और अच्छे ढंग से करा। हमारा आज का दिवस चुनने का ही मकसद था कि राष्ट्रीय किसान दिवस में, जैसा आपको पता है, किसान जो खेती जो है हमारी अर्थव्यवस्था में 7% की भागीदारी खेती के कारण है और वो आप ही के कारण है। आप जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी हैं। तो इसके लिए आप सभी का हम पुनः धन्यवाद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में आए। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक बड़ी अच्छी और शुभ खुशखबरी जो है साझा करना चाहती हूँ। जैसा सभी मेरे से पूर्व भी वक्ताओं ने बताया कि आप सबके सहयोग से और मिल प्रबंधन के तत्पर मेहनत से हम आज दिसंबर माह में इतनी रिकवरी 10.60 की रिकवरी मिल के इतिहास में आज हुई, जो हमने इस माह में दर्ज करी है। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो हमने प्रोग्रेस करी है, हम मिल एंड तक, ख़त्म होने तक भी इसको बना कर रखेंगे और टॉप में आएंगे। और वो हम तभी आ सकते हैं जब किसान भाई अपना गन्ना साफ सुथरा कर लेकर आएँ। मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ अपनी तरफ से कि मिल प्रबंधन की तरफ से आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। और ऐसा ये जो हमने एक प्रयास करा है इस सेमिनार को आयोजित करने में, ये सिर्फ एक अकेला प्रयास नहीं है। अगर आप किसान भाइयों को लगता है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर उस पर आप चाहते हैं कि हम एक्सपर्ट्स को बुलाएं जो आपको जानकारी दे सकें, तो आप हमारे केन डिपार्टमेंट में केन मैनेजर साहब हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और एनजीएफ रेडियो के माध्यम से और इनके साथ मिलकर हम ऐसे गोष्ठी और सेमिनार का आयोजन भविष्य में भी करते रहेंगे। और मैं पूर्णतः फिर से एनजीएफ रेडियो को धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग से इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ। और आप सभी के यहाँ आने पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और राष्ट्रीय किसान दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपसे अनुरोध और अपील करेंगे कि हमारी पलवल शुगर मिल हमारे किसानों के उत्थान और उनकी तरक्की के लिए काम करते रहें। अगर आप में से आपका कोई क्वेश्चन, आपका कोई सवाल या फिर आप अपनी कोई बातचीत रखना चाहते हैं, तो आप सादर आमंत्रित हैं और अपनी कोई परेशानी जो आप एमडी शुगर मिल शशि वसुंधरा मैम के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।